नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन ओशन और चाइनीज नेवी को लेके है। रिसेंटली कुछ सालों में देखा गया है कि चाइनीज नेवी की तरफ से अपनी रिसर्च शिप्स या स्पाई वेसल को लगातार बेसिस पर इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया जा रहा है। और जब भी इंडियन ओशन रीजन में भारत की तरफ से कोई मिसाइल को टेस्ट करने का प्लान किया जाता है, तब चाइनीज वेसल उस रीजन में मौजूद होते हैं। अब चाइनीज नेवी की इन स्पाई वेसल को लगातार इंडियन ओशन रीजन में एक्टिव होने से ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज को क्रिएट करने वाला है। वैसे चाइना की तरफ से तो ये बात बताया जाता है कि वो इन वेसल्स को इंडियन ओशन रीजन में बस साइंटिफिक रिसर्च और एक्टिविटी के लिए, स्टडी के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन असल में इनके पीछे कुछ और भी इरादे हो सकते हैं या छुपा हो सकता है। ऐसा हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से डाउट किया जा रहा है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये जो भी चाइनीज वेसल इंडियन ओशन रीजन में लगातार आते रहते हैं, ये दरअसल डुअल पर्पज के लिए चाइना की तरफ से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनसे लिए गए डाटा को चाइना आगे चल के अपनी मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। खास करके अगर चाइना के पास इंडियन ओशन रीजन का एक डिटेल मैप मौजूद हो या इंडियन ओशन रीजन का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे चाइना लगातार करता है और इस रीजन की सीवेट के बारे में चाइना को अच्छी तरीके से पता रहता है, तो इससे चाइना को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी इस रीजन में डिप्लॉय करने में काफ़ी आसानी हो सकती है, जिससे वो इंडियन नेवी की नज़र से छुप कर भी वहाँ पर रह सकते हैं। और उम्मीद किया जा रहा है कि शायद अभी तक चाइना की तरफ से अपनी कोई ना कोई न्यूक्लियर सबमरीन को इस रीजन में या तो डिप्लॉय करके रखा गया होगा या फिर आगे चल के वो ऐसा करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस को प्रोवाइड कर सकता है। और ये भारत के लिए एक सरप्राइज अटैक का प्लान भी हो सकता है, जिससे हमें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से, और अभी हम तेजस की प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अब शुरू से ही तेजस की प्रोडक्शन को लेके काफ़ी इशू सामने आ रहे थे, क्योंकि जब से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है तब से आज तक एचएएल की तरफ से कभी भी टाइम पर तेजस को डिलीवर नहीं किया गया। और अभी तेजस MK1 की प्रोडक्शन में भी मेजर डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से तेजस में इस्तेमाल होने वाली इंजन को ही टाइम पर डिलीवर नहीं किया जा रहा है। इस पर एचएएल की तरफ से अभी एक मास्टर प्लान को बनाया जा रहा है, जिससे तेजस MK1 की प्रोडक्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि इसी महीने से ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी F404 सीरीज की इंजन की सप्लाई को शुरू किया जाने वाला है, और इसी महीने में वो हमको 2 इंजन को डिलीवर करने वाले, और अगले साल की मार्च तक वो हमको 6 और इंजन को डिलीवर करने वाले हैं। तो बिना इंजन के हम तेजस को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस पर अभी एचएएल का कहना है कि जब तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन की सप्लाई चेन इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाता है, तब तक वो अपनी रिजर्व इंजन का इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाला है। और उम्मीद किया जा रहा है कि 2026 तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन की सप्लाई चेन को लेकर जो इशू आ रही है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एचएएल की तरफ से तेजस की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर में बहुत ही सारे चेंजेस को करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें अभी के मुकाबले आगे चल के तेजस को असेंबल करने में हमको काफी आसानी होने वाले, साथ ही हमको कम समय भी लगने वाला है। क्योंकि अभी की बात करें तो अभी तेजस MK1 की बेयरबोन फ्यूजलाज सेक्शन को आउटसोर्स किया जाता है, जिनको प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से सप्लाई किया जाता है। लेकिन अभी एचएएल की तरफ से तेजस की कंप्लीट फ्यूजलाज सेक्शन, विंग्स और बाकी कंपोनेंट्स को भी आउटसोर्स करने का फैसला किया जा रहा है, जिनको बनाने के लिए अभी इनिशियली एचएएल की तरफ से प्राइवेट कंपनीज को मदद किया जाएगा। इसमें फ्यूजलाज सेक्शन के साथ कंप्लीट वायरिंग और कई मेजर लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स को भी इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जाएगा, जिस वजह से एचएएल के पास बस इनको असेंबल करना बाकी रहेगा, जिससे बहुत ही कम समय के अंदर एक तेजस की एयरफ्रेम को तैयार किया जा सकेगा। और ऐसा करने से अभी इंजन की सप्लाई चेन को लेकर जो दिक्कत आ रही है उसको, या डिले होने वाला है उसको, तुरंत ही मेकअप किया जा सकेगा। यानी कि जैसे ही इंजन की सप्लाई किया जाएगा, हम तुरंत ही तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि बाकी कंप्लीट एयरफ्रेम पहले से तैयार पड़ा होगा। तो जैसे ही हमको इंजन को डिलीवर किया जाएगा, हम तुरंत ही एयरफ्रेम को तैयार करके इंजन को इंटीग्रेट करके इसमें कुछ बेसिक ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर सकेंगे। और तेजस की प्रोडक्शन में इंजन सप्लाई को लेकर जो डिले होने की उम्मीद किया जा रहा था उसको काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकेगा। अगला अपडेट रफाल को लेके, और अभी हम इंडियन नेवी की रफाल M एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं।
आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए, खास करके INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए 26 रफाल एम को खरीदने का फैसला किया गया। इसके बाद ये पता चला था कि इसमें इंडियन नेवी की तरफ से रफाल एम में फ्रेंच ओरिजिन RBE-2 ऐसा रडार के बदले इंडियन ओरिजिन उत्तम ऐसा मार्क 2 रडार को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया था, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल के साथ आने वाली थी और अभी इसको तेजस MK2 और MiG-29 के लिए भी डेवलप किया जा रहा था। ऐसा करने से हम काफ़ी आसानी के साथ इसमें इंडियन ओरिजिन वेपन को इस्तेमाल कर सकते थे, जिसमें अस्त्र सीरीज की मिसाइल और बाकी वेपन भी शामिल थे। लेकिन अभी शायद इस प्रपोजल को ड्रॉप करने का फैसला किया जाने वाला है और सेम कन्फिगरेशन में रफाल को खरीदने का फैसला किया जाने वाला है, जो कि ओरिजिनली डसॉल्ट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। पता चला है कि इसको इस वजह से करने का फैसला किया जा रहा है क्योंकि उम्मीद किया जा रहा है कि अभी रफाल एम में अगर हम इंडिजिनस रडार को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि पहले तो हमारी जो उत्तम ऐसा रडार की मार्क 2 वेरिएंट ये मास प्रोडक्शन में एंटर नहीं हुआ है और ऊपर से रफाल एम में अभी तक कोई भी ऐसी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया या इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो एक नई रडार को रफाल में इंटीग्रेट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने वाली है और इसके एग्जिस्टिंग मिशन कंप्यूटर के साथ इंडियन रडार को इंटीग्रेट करना कॉम्पैक्टेबल होता है या नहीं, इसको लेकर डाउट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता भी है तब भी सभी टेस्ट को क्लियर करने में कई साल लग सकते हैं, जो कि टेक्निकली रफाल एम की डिलीवरी को डिले करने वाला है, जबकि नेवी जल्दी से इनको अपनी सर्विस में शामिल करना चाहता है। वैसे उत्तम ऐसा रडार की मार्क 2 वेरिएंट को रफाल एम में इंटीग्रेट करने से हमें काफ़ी आसानी होती, जिससे बाकी एयरक्राफ्ट के साथ काफ़ी सारे कॉमन पार्ट होते हैं और इसकी लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी इशू हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस प्लान को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन को लेके। अब फिलहाल हमारी ट्राई सर्विस के लिए 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने की डील को लगभग फाइनल किया जा चुका है। इसके बाद ये सुनने को मिला था कि इसमें इंडियन एयरफोर्स को जो ड्रोन मिलने वाले थे उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रेडेटर ड्रोन्स की प्राइमरी एयर टू ग्राउंड स्टैंड वेपन को इंडियन ओरिजिन नाग या हेलेना मिसाइल से रिप्लेस करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी पता चला कि इस प्लान को भी कुछ दिन के लिए ड्रॉप करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि इनिशियल एस्टिमेशन के मुताबिक प्रेडेटर ड्रोन के साथ अगर हम कोई इंडियन वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसकी मॉडिफिकेशन में जो कॉस्ट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा, जिस वजह से अभी इनिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें पहले से ही ऑफर किए जा रहे हेलफायर मिसाइल को इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन आगे चल के इनको इंडिजिनस नाग मिसाइल या हेलेना मिसाइल के साथ इंडिजिनस UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन से भी इक्विप करने का फैसला किया गया। अब आर्मी की तरफ से भी इसमें इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो अमेरिकन ओरिजिन वेपन हमको ऑफर किए जा रहे हैं ये हमारे इंडिजिनस सिस्टम के मुकाबले कई गुना ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो अब इन ड्रोन्स के लिए स्पेशल मुनिशंस को भी डेवलप करने के बारे में भारत की तरफ से सोचा जा रहा है, जो कि पहले से इन ड्रोन में इस्तेमाल करने लायक डेवलप किए जाएंगे और इनकी सर्टिफिकेशन को मैच करने लायक डेवलप किए जाएंगे, जिनको बाद में इन UAV में इंटीग्रेट करने में हमको ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसको कम खर्चे में किया जा सकेगा। और फिलहाल इसमें नाग मिसाइल को इंटीग्रेट करने का जो फैसला था उसको ड्रॉप करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से एक नई लॉटरिंग मुनिशन को डेवलप किया गया, जिसका रेंज करीब 1000 किलोमीटर के आसपास की होने की बात की गई थी। अभी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का फैसला किया गया है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक वो अभी अपनी इस UAV की 10 इनिशियल यूनिट को बनाने का प्लान करने वाला और इसके लिए एक RFP को इशू किया जा चुका है, जिसमें एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को वो अपना प्रोडक्शन पार्टनर बनाने वाले, जो कि आगे चल के इन ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करने वाला है। प्लान के मुताबिक अभी वो अपनी UAV की 10 प्रोटोटाइप को बनाने वाले, जिनकी इनिशियल कॉस्ट 102 करोड़ के आसपास होने वाली है, जिसमें से 64 करोड़ के आसपास नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से इन्वेस्ट किया जाएगा और बाकी सिलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस लॉटरिंग मुनिशन की खास बात यह कि इसका रेंज 900 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये बोथ स्ट्राइक और सर्वेलेंस मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक 30 HP की वांके इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किए गए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और आयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे बेहतरीन सर्वेलेंस और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं।
अभी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से एक नेविगेशन सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें इसको जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी कि इसे जैम करना संभव नहीं होने वाला है। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल जीपीएस डिनाइड नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होने वाला, और ये सिस्टम प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ टाइप करने के बाद ही नाल की तरफ से डेवलप करना स्टार्ट किया जाएगा, और कुछ हद तक इसमें डीआरडीओ की तरफ से उनको मदद किया जा रहा है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट कूसा की तरफ से है, जिसे अभी भारत का इंडिजिनस S-400 सिस्टम भी कहा जाने वाला है। इसको लेके पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो चुकी थी और अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जिसके मुताबिक अभी डीआरडीओ की तरफ से प्रोजेक्ट कूसा की कुछ डिटेल शेयर किया जा रहा है, जिसमें क्लियरली प्रोजेक्ट कूसा के अंदर बनाए जाने वाले मिसाइल के बारे में पता चल रहा है। पहले लगता था कि इसमें डेवलप किए जाने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल एक कंप्लीट नई मिसाइल होने वाली थी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइल कंप्लीटली नए मिसाइल नहीं बल्कि हमारी एग्जिस्टिंग MRSAM को बेस करके डिराइव होने वाले हैं। और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, इनकी बेसिक एयरफ्रेम MRSAM से डिराइव किया जाएगा। इस पर डीआरडीओ का कहना था कि ऐसा करने से डेवलपमेंट टाइमलाइन को रिड्यूस करने के साथ साथ फ्यूचर डिप्लॉयमेंट में हमको काफ़ी आसानी होने वाली है। फिलहाल इसके अंदर अभी 3 इंटरसेप्टर मिसाइल को डेवलप किया जाने वाला है, जिनका नाम M1, M2 और M3 इंटरसेप्टर है। इनमें से M1 इंटरसेप्टर MRSAM के साथ लगभग सिमिलर ही होने वाला है, और इसमें एक डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसे शार्प मैन्यूवर्स को करने में मदद करने वाला है, और इसका रेंज करीब 100 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, यानी कि थोड़ा बहुत MRSAM का एक मॉडिफाइड वेरिएंट होने वाला है। इसके बाद M2 की बात करें तो इसका भी जो बेसिक एयरफ्रेम है वो MRSAM के साथ ही लगभग सिमिलर होने वाला है, और इसको उसी से डिराइव किया जाने वाला है, लेकिन इसमें एक एडिशनल बूस्टर सेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसे एडिशनल रेंज को प्रोवाइड करने में मदद करने वाली है, और इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर तक होने वाली है, और इसे खास करके फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन को या फास्ट मूविंग टारगेट के साथ एंगेज होने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद M3 इंटरसेप्टर की बात करें तो इसमें एक और भी बड़े साइज की बूस्टर का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि इसे 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज को प्रोवाइड करने वाला है, और इसे मेनली दुश्मन के अवैक्स बॉम्बर्स और रीफिलिंग एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें इसकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास की होगी। लेकिन अगर इसको हम फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ डिप्लॉय करते हैं तो इसका रेंज 250 किलोमीटर तक ही सीमित रहने वाला। साथ ही इसमें बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी होने वाली है। इसके पहले जो 2 इंटरसेप्टर मिसाइल थे उसमें सिर्फ ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन M3 मिसाइल की बात करें तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। अभी से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही प्रोजेक्ट कूसा की 8 स्क्वाड्रन को खरीदने का कमिटमेंट किया जा चुका है, जो कि काफ़ी बड़ी ऑर्डर होने वाले, और आगे चल के नेवी की तरफ से भी अपनी हर एक वेसल में इनको डिप्लॉय करने का प्लान कंफर्म किया जा चुका है। अगला अपडेट हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर, और अभी हम हमारे फ्यूचर हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाली इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। इसी साल की शुरुआत में ही HAL और सफरान के बीच एक MOU को साइन किया गया था, जिसके चलते एक जॉइंट वेंचर कंपनी को फॉर्म किया गया था, जिसका नाम सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड था। अभी बताया जा रहा है कि ये जॉइंट वेंचर कंपनी अभी भारत में अरावली इंजन को बनाना स्टार्ट करने वाली, और ये वो इंजन है जिसे आगे चल के HAL की तरफ से अपनी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया, और ये काफ़ी हैवी इंजन है। कुल मिलाकर अभी भारत को ऐसे 1300 से ज़्यादा इंजन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में 400 से ज़्यादा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है, और इनकी सर्विस लाइफ के दौरान इनको मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम 4 बार अपनी इंजन को बदलने की जरूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से हमें कुल मिलाकर 1300 से ज़्यादा इंजन की जरूरत पड़ने वाली, जिनको अभी भारत में ही कम्प्लीटली बनाया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।